नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा जो कि आपके सिर पर आ चुकी है, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवीजन करना है। तो प्रैक्टिस के उद्देश्य से यहाँ पर वीडियोस दिए जा रहे हैं। ये जनरल अवेयरनेस का टेस्ट नंबर 2 है, 50 MCQs है। तो आइए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए और जानकारियों को इकट्ठा करिए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट है तो आप अपनी सुविधा अनुसार माध्यम का चयन कर सकते हैं। शिवाजी स्टेडियम, ये स्टेडियम का नाम आपने सुना है, जो कि हॉकी से संबंधित स्टेडियम है। ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका संबंध हॉकी से है, मतलब यहाँ पे हॉकी का खेल खेला जाता है। बताइए कि ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, कश्मीर में है कि हरियाणा में है? लोकेशन तो इसका जो सही जवाब है ये दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम की लोकेशन कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, मतलब कौन सा है ये आपको बताना है। और इसके तहत कितने रुपए नगद का पुरस्कार दिया जाता है? मतलब कौन सा ये पुरस्कार सम्मान है जो कि सर्वोच्च है खेल के मामले में, मतलब उससे ऊपर कोई पुरस्कार ही नहीं है। और पुरस्कार राशि कितनी है ये भी बताइए। तो ये अर्जुन पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, या इसमें से कोई नहीं है? यहाँ बात हो रही है खेल सम्मान की। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम चेंज किया गया है हाल फिलहाल में और 25 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। तो धनराशि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पुरस्कार कितना महत्वपूर्ण है वो आप जानते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है आपका हिसार में है, हरियाणा में, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ये आपका राजकोट में है, देख लीजिएगा। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है। बताइए गलत कौन सा है? तो साफ दिख रहा है इसमें जो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राजकोट में कहाँ से पहुंच जाएगा? तो इसमें से सी वाला ऑप्शन जो है इसको बाहर कर दीजिए। चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मिथ एंड रियलिटी ये एक पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम आप बताइए। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, RS शर्मा ने लिखी है, या फिर DD कोशाम्बी ने लिखी है, या GC पांडे के द्वारा इसको लिखा गया है। ऑथर का नाम आपको इसमें से चुनना है। उल्टा भी दे सकता है, लेखक का नाम देके आपसे किताब का नाम पूछे, ऐसे भी हो सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, DD कोसाम्बी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। पहला नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को दिया गया था? तो पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तारीख आप बताएं। 1901 का तो ये है, लेकिन इसमें जो तारीख है आमतौर पे ये ठंडी के महीनों में ही दिया जाता है। ठंडी जो अक्टूबर के आसपास का समय है उस समय तक सारी घोषणा हो जाती है, और यही जो दिसंबर नवंबर का समय है उस समय दिया जाता है। तो इसमें से तारीख कौन सी होगी? करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 10 दिसंबर को दिया गया था, 1901 का ये समय था। और किसको दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में प्रोफेसर रॉन्जन को, एक्स किरणों के आविष्कार के लिए। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर इसको शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार को। रॉयल एकेडमी इसको समायोजित करती है। और अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, वो एक पेशे से इंजीनियर थे और उन्होंने डायनामाइट बनाकर एक अथाह धनराशि कमाई थी। लेकिन बाद में ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा ही बदनामी वाला काम है कि मौत का सौदागर हमको कहा जा रहा है, तो कुछ अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कारों का प्रावधान किया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से देश में? ये स्विट्जरलैंड में है, चाइना में है, अमेरिका में है, या फिर जापान में है? राइट आंसर स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ए वाले ऑप्शन को चुना। 7th को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बताइए। देखिए ये 22 मई को मनाया जाता है। इसकी जो तारीख है ना वो 22 मई है। थीम भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखें। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दशक ऐसा था जिसको कि संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता और मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक घोषित किया है। दशक का मतलब 10 वर्षों का समूह। तो अब इसमें बताएं ये ऐसा कौन सा डिकेड था? 8th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, 2011 से लेकर 2020 का जो समय था 10 वर्ष का, उसको यहाँ पे एक मरुस्थलीकरण निवारण दिवस के दशक के तौर पे चुना गया था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 8वें का वो क्या होगा? बी वाला हो जाएगा, 2011 से लेकर 2020। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका जो है वहां पे अमेजन बेसिन के द्वारा सवाना बायोम को 2 भाग में बांट दिया गया है। अमेजन नदी बीच से गुजर गई है तो उसका जो बेसिन है वो इसे 2 भाग में बांटता है।
उत्तर का भाग लैनोस कहलाता है और दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? वो असल में है तो एक ही घास का मैदान, लेकिन नदी बीच से गुजर गई है तो वो दो हिस्सों में बंट गया है। तो उत्तर वाला बता दिया लानोस कहा जाता है उसको। दक्षिण वाला किस नाम से प्रसिद्ध है? ये जीवोम कहलाता है। तो जीवोम तो एक अलग शब्द हो गया, बायोम। और बाकी पंपास कैंपस दिया है। अब इसमें से आपको देखकर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा। उत्तर का भाग जो है वो लानोस कहलाता है और जो दक्षिण का भाग है वो कैंपोस कहलाता है। तो इसमें से हम सी को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से उद्भूत हुई है, यानी कहाँ से इसका उदय हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ये निकली है, या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 से निकली है, या क्योटो प्रोटोकॉल से इसका उद्गम हुआ है? 10th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। ये क्योटो प्रोटोकॉल की पहल है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी? ये तो सिंपल साइंटिफिक है। अब इसमें आप बताएं घटेगी या बढ़ेगी, या कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? तो फर्क न पड़े ऐसा नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि सूर्य का सर्वाधिक प्रकाश और ताप भूमध्य रेखा के ही आसपास प्राप्त होता है। ध्रुवों की ओर जाते जाते सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और उनका प्रभाव कम होता जाता है, तो ध्रुव जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं, आप जानते हैं। तो वहां पर जलवाष्प कैसे बनेगी? जलवाष्प तो वहीं बनेगी जहां पे ऊष्मा ज़्यादा होगी। तो ऊष्मा कहाँ ज़्यादा है? इक्वेटर पे ज़्यादा है। तो इक्वेटर से अगर आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जलवाष्प की मात्रा में क्या होगा? कमी आएगी। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 10% का रूल, जो कि ऊर्जा के पिरामिड में आप देखते हैं, 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो पाती है। तो इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे बताइए? ये लैमार्क ने दिया था, डार्विन ने दिया था, लेवोशिए के द्वारा दिया गया था, या लिंडमैन ने दिया था? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए। लिंडमैन के द्वारा ये 10% का रूल दिया गया था, जिसमें बताया गया कि इकोलॉजिकल पिरामिड में यहाँ पे से आप सही कर, लिंडमैन इसका सही ऑप्शन है, यानी डी वाला। हाँ, तो लिंडमैन ने कहा था कि भाई 10% के रूल के हिसाब से 10% ऊर्जा ही दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफर हो पाती है। और यही वजह है कि जो फूड चेन बनती है वो अनलिमिटेड लंबाई की नहीं होती है। उसकी मात्रा जो है वो 5वें या 4थे ट्रॉपिक लेवल तक ही सीमित हो जाती है, क्योंकि वहीं तक एनर्जी समाप्त हो जाती है। और सारी एनर्जी जाती कहाँ है? तो आप जानते हैं कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब केमिकल एनर्जी के स्वरूप से उसका जो रूप परिवर्तन है वो हो जाता है, वो हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। और एक दिशीय प्रवाह होता है तो लौट के नहीं आ पाती। इसके बाद 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? मतलब मूल रूप से उसमें तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, या फिर मैग्नीज होता है? राइट आंसर मैग्नीशियम होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसका मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट के निर्माण के लिए पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया? मतलब पूरे भारतवर्ष को अगर देखा जाए, वैसे तो भारत ही इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला है कि हर जगह वर्षा की मात्रा बराबर नहीं है। समुद्र के पास कहीं ज़्यादा है, या समुद्र के पास की स्थिति भिन्न है। जो पूर्वोत्तर वाले इलाके हैं वहाँ अलग है, तराई क्षेत्र अलग है, मैदानी क्षेत्र अलग है। लेकिन एक एवरेज अगर हम एनुअल रेनफॉल देखें इंडिया का, तो वो कितना होता है? 125 होता है। पूरे एनुअल बताना है आपको, सेंटीमीटर में दिया है। 120 होता है, 110 होता है, 135 होता है। राइट आंसर क्या होगा? 125 सेंटीमीटर। ये एक एवरेज है, ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल लिया गया है। और समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे ही मानसूनी वर्षा का प्रभाव भी कम होता जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेड? इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? तारीख सिर्फ आपको इसमें से चुननी है और देखकर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? ये 2016 का समय है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने का जो समय है वो 2016 का है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन से साल में शुरू किया गया था और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये 1969 का समय है, 5 लाख दिया जाता है, या 70 का समय है, मतलब उस समय शुरू किया गया था, 10 लाख दिया जाता है, फिर उसी को रिवर्स किया है। तो 4 विकल्प कुल मिलाकर आप देख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब ये शुरू किया गया था 1969 में और 10 लाख की धनराशि इसमें दी जाती है। धनराशि से ज़्यादा पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि आपको पीछे भी कहा। इसके बाद 17वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हिंदी का है। तो सर्वप्रथम किसको दिया गया था? सबसे पहले इसको प्राप्त किसने किया था? ये आशापूर्णा देवी थी, सुमित्रानंदन पंत थे, चिदम्बरा को दिया गया था, या अमिताभ घोष को दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। सुकुमार कवि इनको कहा जाता था, और बी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद 18 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए स्थापित किया गया था। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताया गया। अब बताइए कि कब इसे इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब कब से इसकी स्थापित की जाता है, मतलब इसकी शुरुआत की जाती है। तो 18वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 1986, 1986। ये 1986 का समय था जब से इसको शुरू किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न से ये सम्मानित है, लेकिन कब दिया गया था वो तारीख आपको इसमें से देखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1983 हो जाएगा, 1983। 20वें प्रश्न में एक पुस्तक का नाम दिया है और लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है, द एपल कार्ट।
अब ये तो एप्पल कार्ट असल में है, यहाँ जो उच्चारण है ना उससे बेहतर आप यहाँ अंग्रेजी में देख लें। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई किताब है। लिखा किसने है? हेराल्ड जे लॉस्की के द्वारा इसको लिखा गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है इसको, शेक्सपियर ने लिखा है या जॉन मिल्टन ने लिखा है? इसमें परिचित नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, तो 20वां जो है ना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 21वें क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो अश्वघोष जो ऑथर थे, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है, ऐसा इसमें लिखा है। देखिए इसमें एक चीज होती है ना चरित्र, और दूसरा होता है चरित्र। तो चरित्र का मतलब होता है संपूर्ण जीवन गाथा, जैसे रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। तो भगवान राम का जो पूरा चरित्र है, यानी उनका पूरा जीवन वृतांत है, उसको गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। और दूसरा होता है चरित्र, यानी कैरेक्टर, किसी का चरित्र कैसा है। तो दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर जो चरित्र लिखा है वही सही है। तो कुल मिलाकर बुद्ध चरित्र जो है इसके लेखक हैं अश्वघोष। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है कादम्बरी को, और फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, जबकि शूद्रक ने लिखा है अमरकोश। अब बताइए इसमें गलत कौन सा है? 21। तो जो अमरकोश है इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं, शूद्रक ने तो इसको नहीं लिखा है। शूद्रक ने तो मृच्छकटिकम नाम का ग्रंथ लिखा है, मिट्टी का खिलौना गाड़ी। ये जो अमरकोश आप देख रहे हैं ये अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अमर सिंह नाम के जो लेखक हैं उनके द्वारा इसको लिखा गया है अमरकोश। यहाँ आप देख रहे हैं डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। बाकी दंडिन जो है उन्होंने दशकुमार चरित और अवंती सुंदरी लिखा है, ये आप जानते ही हैं। और वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा है। तो कुछ जो प्रसिद्ध किताब और लेखकों के नाम है, चाहे वो मध्यकाल में हो या प्राचीन काल में, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन था ज्ञानपीठ अवार्ड वाला, जिसमें कि हमने सुमित्रानंदन पंत वाले ऑप्शन को चुना था। वो प्रश्न था 17वां। तो देखिए शुरुआत इसकी होती है 1965 में, और सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था हिंदी भाषा का। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो मलयालम साहित्यकार जो थे जी शंकर कुरूप, उनको पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। अगर ओवरऑल पूछेगा तो शंकर कुरूप का नाम आप चुनेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। 22 नागपुर में है, दिल्ली में है, या फिर बेंगलुरु या फिर चेन्नई? इसमें जगह का नाम आप देखकर फटाफट बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला, नागपुर में ये स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये नागपुर में पाया जाता है। इसके बाद 23वां देखते हैं। 23वें में कहा गया कि एनसीईआरटी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुई थी? पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, तो ये जो परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, 62 में हुई थी, कब हुई थी? 23। राइट आंसर इसका ए होगा, 1961 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 24वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, मतलब इसकी लोकेशन नई दिल्ली में है। शहरी मामलों का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये भी नई दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। अब बताइए कि गलत कौन सा है? तो गलत इसमें सी वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, और यहाँ पर ये गलत दिया है। इसके बाद 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये प्रशिक्षकों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार है, मतलब जो कोच होते हैं, गुरु होते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में, और इसके तहत 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड के तहत। तो अब इसमें बताएं कि गलत कौन सा है? 25th करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अर्जुन पुरस्कार विगत 5 वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ जो समयावधि दी हुई है वो 5 वर्ष की नहीं बल्कि 4 वर्ष की होगी। मतलब कुल मिलाकर ये जो पुरस्कार है ये बीते हुए 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, और इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, और अर्जुन की एक कांसे की प्रतिमा साथ में दी जाती है प्रतीक चिन्ह के तौर पर। इसके बाद 26 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गन मेटल, ये जो पदार्थ है ये एक मतलब मिश्र धातु से बनाया जाता है, तो किसको किसको इसमें मिलाया जाता है कुल मिलाकर आपको ये बताना है। तो कॉपर, यहाँ आप जो तत्व हैं उनके नाम देख रहे हैं, ये मिश्र धातुएं नहीं है। मिश्र धातु तो इनको मिलाने पर बनेगी, मतलब एलॉय का निर्माण इन्हें मिलाने पर होगा। तो कॉपर, टिन और जिंक का यहाँ पे जो मिक्सचर है वो तैयार किया जाता है, तो गन मेटल तैयार होता है। या फिर कॉपर, लेड और सिल्वर मिलाया जाता है, या कॉपर, जिंक, लेड मिलाया जाता है, या आयरन, निकल और कॉपर का मिक्सचर होता है। तो बताइए गन मेटल कैसे तैयार होता है? 26 करेक्ट आंसर इसका ए होगा। कॉपर, टिन और जिंक को मिलाते हैं तब जाकर गन मेटल का फॉर्मेशन होता है। 26 को हमने चुना, ए वाला ऑप्शन चुनते हैं। इसके बाद 27वें प्रश्न को देखिए। वेयर इज द फेमस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम लोकेटेड? ये इंडोर स्टेडियम है, बताइए कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, दिल्ली में है कि कोलकाता में है? तो ये दिल्ली में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली। सी वाले ऑप्शन को चुन लिया। 28 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज नॉट प्लेड ऑन मैट्स? मतलब किस पर जो यहाँ पे खेलों का नाम दिया है इसमें से कौन सा खेल मैट पर नहीं खेला जाता है? जूडो कराटा मैट पे नहीं होता है, या गोल्फ नहीं होता है, ताइक्वांडो नहीं होता है, कुश्ती नहीं होती है, कौन सा नहीं होता है?
इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। गोल्फ जो है वो मैट पर नहीं खेला जाता है, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन हमने चुना, गोल्फ का खेल जो है ये मैट पर नहीं होता है। 29 को देखते हैं। प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है ये आपको बताना है। खंडवा में है, भोपाल में है, नर्मदापुरम में है कि ग्वालियर में है। राइट आंसर ए होगा, खंडवा में है। ये मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहां पे स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से भारत के कौन से पड़ोसी देश में है। तो वही होगा जहां मुल्तान है। अब कहाँ पे होगा, चीन में होगा, नेपाल में होगा, भूटान में होगा कि पाकिस्तान में होगा। तो पाकिस्तान में है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, फिलहाल ये चला गया पाकिस्तान में, एक समय था कि ये भारत में ही था। 31वें क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है कि नायक शैली के मंदिर किस वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये शैली है, शासकों के नाम पे या डायनेस्टीज के नाम पे शैलियों का नाम पड़ता है, लेकिन मूल रूप से जो आर्किटेक्चर का प्रकार है उसमें आप देखते हैं नागर, द्रविड़ और बेसर को। तो यही पूछा जा रहा है कि नायक शैली ये किसके अंतर्गत आने वाली उपशैली है, नागर के अंतर्गत, द्रविड़ के अंतर्गत या फिर बेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो नागर होगा। ये उत्तर भारतीय शैली है, मतलब एक उपशैली है जो कि नागर कला के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद 32 को देखिए। ब्रजभूषण काबरा, ये जो नाम दिया है ये किससे संबंधित है, मतलब ये बजाते क्या हैं। मृदंग बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, मैंडोलिन बजाते हैं या रुद्रवीणा बजाते हैं, जो कि काफ़ी भारी होती है, बजाना आसान नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ये गिटार बजाते हैं, रुद्रवीणा नहीं बजाते हैं। तो बी वाले ऑप्शन को चुना, गिटार। इसके बाद 33वें को देखते हैं। नीले मृदभांड मिट्टी के बर्तनों का, मतलब मृदभांड का तात्पर्य वैसे भी मिट्टी के बर्तन होता है। तो ये जो मृदभांड है इनका संबंध कौन से भारतीय राज्य से है, राजस्थान से है। और नीले मृदभांडों का संबंध राजस्थान से है, ठीक है। इसका जो संबंध है राज्य के हिसाब से देखें तो राजस्थान से। इसके बाद 34वें क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है कि कांथा, जो कि एक कढ़ाई का नाम है, कढ़ाई के प्रकार का नाम है, मूल रूप से कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी और सी, यानी आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से भी इसका संबंध है और ओडिशा से है। तो एक से ज़्यादा राज्यों में भी कोई कला जो है वो प्रचलित हो सकती है अगर वो निकटवर्ती है, और इसीलिए हम डी वाले को चुनते हैं, यानी वेस्ट बंगाल भी और ओडिशा भी। 35 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो कसबू जो है इसका संबंध केरल से है, कलमकारी आपकी आंध्र से संबंधित है। ये सब जो हस्तकलाएं हैं उनका प्रकार है, मतलब कसीदाकारी और कढ़ाई से संबंधित है। और उपत जामदानी साड़ी ये गुजरात में होती है, मतलब बनाया जाता है इसे। और जामावर का निर्माण होता है जम्मू कश्मीर में। बताइए इसमें से गलत वाला कौन सा है। तो गलत इसका सी है, उपत जामदानी साड़ी का जो दिया हुआ है गुजरात। उपत जामदानी साड़ी जो है ना, इसको जीआई टैग मिला है, मतलब इसके लिए जीआई टैग मिला है। और किसको मिला है, आंध्र को मिला है, और यहाँ दे रखा है गुजरात। तो जब आंध्र इसमें जीआई टैग हासिल कर चुका है तो यहाँ गुजरात का नाम भला क्यों होगा, और इसीलिए सी वाला गलत है। 36 को देखते हैं। पूछा गया है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध कौन से भारतीय राज्य, मधुबन क्षेत्र कहाँ पे है आप बताइए। मैथिली जो क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, अब ये झारखंड में पड़ेगा कि बिहार में पड़ेगा। बाकी दो विकल्प तो वैसे भी बेकार है, तो ये बिहार का है। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें भारत की कितनी विरासतें अब तक सम्मिलित हो चुकी हैं, लेटेस्ट तक आपको अपडेट करके रखना होता है इसका। तो 37 करेक्ट आंसर इसका सी होगा। 13 अभी तक टोटल 13 रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें कुडियाट्टम जो कि संस्कृत नाट्य कला है उसको शामिल किया गया है, रामलीला को, वेद पाठ की परंपरा को, रम्मन को, कालबेलिया को, मुडियट्टू को, बहुत सारे हैं, छऊ को, और लद्दाख का जो बौद्ध मठों का पाठ है वो सब, संकीर्तन को शामिल किया गया है। ठठेरों का जो बर्तन निर्माण वाला काम है पंजाब वाला, उसको इसमें शामिल किया गया है। नौरोज को शामिल किया गया है। योग को शामिल किया गया था 2016 में, और कुंभ मेला जो है इसको 2017 में शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है, 13। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। मार्शल आर्ट से संबंधित है। तो सिलंबम का संबंध तमिलनाडु से है, थांगता जो है ये मणिपुर का है, छिबी गदगा जो है ये मिजोरम का है, और गतका जो है ये पंजाब का है। तो इसमें आप देखकर बताएं कि कौन सा गलत है, मतलब नॉट करेक्टली मैच है। तो ये जो छिबी गदगा या चेबी गदगा है ये मणिपुर का है, और यहाँ पर दे रखा है मिजोरम, इसीलिए ये जो सी वाला ऑप्शन है इसको हम चुनते हैं, ये गलत दिया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिजोरम नहीं बल्कि मणिपुर होना चाहिए। इसके बाद 39वें क्वेश्चन में फिर से पूछा गया स्वांग नाट्य कला के बारे में कि इसका संबंध कौन से भारतीय राज्य से, स्वांग का संबंध कौन से भारतीय राज्य से है जरा बताइए। इसमें राज्यों के नाम दिए हुए हैं, महाराष्ट्र है, और क्या है, राजस्थान है, केरल है, और आंध्र है। स्वांग का मतलब होता है ढोंग या नाटक, लेकिन यहाँ पे आप बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। स्वांग का संबंध किससे है, राजस्थान से है। बी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 40वें क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग ट्राइब्स। ट्राइब से जुड़ा हुआ है। तो इदू मिश्मी जो है ये ट्राइब है अरुणाचल की, जोगी ट्राइब है राजस्थान की, मुरिया जो है ये झारखंड के हैं, और बघेल जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है, तो इसका जो सी वाला है, मुरिया ट्राइब और झारखंड मिला रखा है ना, वही वाला गलत है। तो ये गलत क्यों हुआ भला, क्योंकि झारखंड की ये ट्राइब नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की है, और रेलो कहे जाने वाले गीत का ये गायन करते हैं। तो कभी कभी गीत संगीत भी पूछ लिया जाता है। फिलहाल मुरिया को हम बाहर कर लेते हैं, तो सी वाले ऑप्शन को चुन लिया। अब 41वें क्वेश्चन को देखिए।
मेरिस संगीत महाविद्यालय, ये जो मेरिस संगीत महाविद्यालय है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, सिर्फ आपको इसमें डेट बतानी है। ये सिंपल है, सिर्फ तारीख आपको इसमें बतानी है अगर पता है तो। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, यानी 1926 में इसको स्थापित किया गया था। 42वें प्रश्न में कहा गया कि रविंद्र संगीत की उत्पत्ति कौन से राज्य से शुरू मानी जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे कहाँ के, उससे भी आप बहुत आराम से गेस कर सकते हैं। फिलहाल इसका बंगाल हो जाएगा, ये बंगाली थे तो निश्चित तौर पर रविंद्र संगीत कहाँ का होगा, बंगाल का होगा। इसके बाद 43वें प्रश्न को देखिए, कौन सी सबसे पहली कन्नड़ भाषा की फिल्म थी। ये फिल्में अलग अलग भाषाओं में पहली कौन सी थी, कौन सी पहली बोलती फिल्म थी, कौन सी मूक फिल्म थी, कौन सी रंगीन फिल्म थी, कौन सी सादी फिल्म थी, ऐसे पूछा जाता है। तो अब इसमें बताइए, ओवरऑल पूछ लिया गया है आपसे कि कन्नड़ भाषा की पहली मूवी कौन थी, बिल्व मंगलम थी या विगाथा कुमारम थी। यहाँ आप देख रहे हैं सती सुलोचना थी या बालन थी, इसमें नाम आप देख रहे हैं कन्नड़ भाषा की। 43 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, सती सुलोचना। सती सुलोचना कौन थी, मेघनाथ की पत्नी थी, उन्हीं पर आधारित ये मूवी बनी थी, कन्नड़ की थी। बाद में इसका ट्रांसलेशन भी होता है लेकिन मूल रूप से कन्नड़ की थी। इसके बाद 44वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य, मतलब किसी भी सदस्य की बात हो रही है, वो सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब वो अनुमति नहीं लिया है, कोई सूचना नहीं दिया है, कोई कारण नहीं बताया है, ऐसे ही गायब हो गया तो कितने दिन तक वो गायब रहेगा तो उसकी जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, बताइए। 14 दिन या 14 हफ्ते या 60 दिन यानी 2 महीना या फिर 6 महीने लगातार गायब रहने वाली शर्त है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, 60 दिन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 60 दिन का मतलब 2 महीने। 45वें प्रश्न में आपसे ये मैच करके ये पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। मतलब ये मैच तो कर दिया लेकिन बाकी सब गलत है, कोई एक जो है इसमें करेक्टली मैच है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड किंगडम लंदन की राजधानी है, माफ कीजिए, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, उरुग्वे की राजधानी है टेंगे और तुवालू की राजधानी है न्यू अलोफा। यहाँ पे जो नाम दिए हैं आप देखकर बताएं सही सुमेलित इसमें से कौन सा है। तो साफ दिख रहा है जो बी वाला है वही सही सुमेलित है, बाकी सब तो गलत ही है, तो बी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 46वें प्रश्न को देखिए, टू हेल एंड बैक ये पुस्तक का नाम है, लेखक कौन है आप बताएं। 46 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, बरखा दत्त के द्वारा इसको लिखा गया है, सी वाले ऑप्शन को हमने चुना। इसके बाद 47वें प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। 2021 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स था उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, वो 115वां स्थान है, 120वां स्थान है, 125वां है कि 130वां है। 47 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, 120वां स्थान है। ये 2021 की बात हो रही है। इसके बाद 48 को देखें, किस देश की पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों को तनाव से मुक्त करने के लिए योग कराने का फैसला लिया है, क्योंकि योग से तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूके या फिर कजाकिस्तान। योग जो कि भारत की देन है उसको दुनिया ने माना है। और 48वें का राइट आंसर होगा ए, अर्जेंटीना की जो पुलिस फोर्स है उसने इसे अपनी पुलिस सिस्टम प्रणाली जो है उसमें लागू किया है। तो अर्जेंटीना में क्या है, अब तनाव से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर देखा गया कि जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो बढ़ गई थी काम के बोझ की वजह से, और इस वजह से वहाँ पे योग को प्रावधान किया गया। इसके बाद 49वें क्वेश्चन को देखिए, 49वें में कहा जा रहा है कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 ये जो 2022 का विश्व कप है इसमें कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा था। इस विश्व कप का आप बताइए, भारत इसमें पहले स्थान पे रहा था, पाकिस्तान, चीन या फिर स्पेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत इसमें पहले स्थान पे था। इसके बाद 50वें नंबर के क्वेश्चन में एक किताब का नाम दिया है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। इसके लेखक कौन है, किताब का नाम देकर आपसे ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। तो अभिनव चंद्रचूड़ इसमें नाम है, DY चंद्रचूड़ है या फिर श्रीराम माथुर है या केशव कुमार। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, अभिनव चंद्रचूड़। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके ऑथर का नाम क्या है, अभिनव चंद्रचूड़। और यहाँ तक हमने ये जनरल अवेयरनेस का जो टेस्ट नंबर 2 है इसे कंप्लीट किया है। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट और प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी, लगातार अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।